नमस्ते। आज हम हिंदी वर्णमाला की दुनिया में उतरने वाले हैं और इस सफर में हमारा गाइड बनेगा एक स्टूडेंट के बनाए हुए ये बेहतरीन नोट्स। तो चलिए देखते हैं कि कैसे छोटी छोटी ध्वनियां मिलकर एक पूरी की पूरी भाषा बना देती हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम इन 5 हिस्सों में एक एक करके आगे बढ़ेंगे और हिंदी वर्णमाला को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले आइए एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। समझते हैं कि हिंदी ग्रामर के पूरे स्ट्रक्चर में ये वर्णमाला जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आखिर फिट कहाँ होती है। और ये देखिए, इन नोट्स में भी शुरुआत यहीं से हुई है। सबसे पहला टॉपिक ही वर्णमाला है और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि वर्णमाला ही तो किसी भी भाषा की नींव होती है, उसका सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाषा के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की। आखिर भाषा बनती कैसे है? देखिए, हर चीज की शुरुआत होती है एक आवाज से, यानी ध्वनि से। ये भाषा का वो सबसे छोटा टुकड़ा है जिसे हम मुंह से बोलते और सुनते हैं। और जब हम उसी ध्वनि को कागज पर उतार देते हैं, उसे एक रूप दे देते हैं, तो वो बन जाता है वर्ण। मतलब लिखने में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। फिर जब इन अलग अलग वर्णों को हम एक साथ लाते हैं एक ऐसे समूह में जिसका कोई मतलब निकलता हो, तो वो बन जाता है एक शब्द। तो ये एक पूरी यात्रा है, ध्वनि से वर्ण और फिर वर्ण से शब्द तक। अब सवाल ये उठता है कि हिंदी में कुल कितने प्राथमिक वर्ण हैं? तो इसका जवाब है 44। जी हाँ, इन्हीं 44 वर्णों से हमारी पूरी हिंदी भाषा का ढांचा तैयार होता है। और ये जो 44 वर्ण हैं, इन्हें मुख्य रूप से 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है स्वर, जो 11 होते हैं, और दूसरे हैं व्यंजन, जो 33 होते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्वरों की। ये वो 11 ध्वनियां हैं जो अपने आप में पूरी तरह से आज़ाद हैं। देखिए, स्वर की परिभाषा ही यही है कि ये वो वर्ण हैं जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की मदद की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये अपने आप में ही पूर्ण हैं। अब एक और मज़ेदार बात, स्वरों को भी आगे 2 हिस्सों में बांटा गया है और इसका आधार है कि उन्हें बोलने में कितना समय लगता है। एक है ह्रस्व स्वर, जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। और दूसरे हैं दीर्घ स्वर, जिनको बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, जैसे आ, ई, उ और बाकी सब। अच्छा, तो स्वर तो हमने समझ लिए। अब बारी आती है उनके साथियों की, यानी व्यंजनों की, जिनकी कुल संख्या 33 है। अब देखिए, व्यंजन जो हैं वो स्वरों से बिल्कुल अलग हैं। इन्हें हमेशा एक स्वर के सहारे की जरूरत पड़ती है। बिना स्वर की मदद के आप इनका सही से उच्चारण कर ही नहीं सकते, ये अधूरे होते हैं। इन नोट्स में व्यंजनों को समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छा फ्लो चार्ट बनाया गया है। इसमें व्यंजनों को 3 मुख्य ग्रुप्स में बांटा गया है: स्पर्श, अंतः और ऊष्म। ये वर्गीकरण इस आधार पर किया गया है कि ध्वनि मुंह के किस हिस्से से कैसे निकल रही है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। व्यंजनों को समझने के लिए कुछ और भी महत्वपूर्ण वर्गीकरण हैं। चलिए उन्हें भी देखते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी नोट दिया गया है संयुक्त व्यंजन के बारे में। ये 4 हैं: क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्हें उन 33 मुख्य व्यंजनों में नहीं गिना जाता। क्यों? क्योंकि ये खुद दूसरे वर्णों के मेल से बने हैं। व्यंजनों को बांटने का एक और वैज्ञानिक तरीका है, और वो है गले में होने वाले कंपन, यानी वाइब्रेशन के आधार पर। जिन वर्णों को बोलते समय गले में कंपन होता है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इसमें सारे स्वर, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण और य, र, ल, व, ह शामिल हैं। और इसका ठीक उल्टा है अघोष वर्ण। इनको बोलते समय गले में कोई कंपन या गूंज नहीं होती। इसमें हर वर्ग के पहले 2 वर्ण और श, श, स आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भाषा का ढांचा कितना व्यवस्थित और वैज्ञानिक है। तो अब हमने वर्ण, स्वर और व्यंजन यानी वर्णमाला की इस पूरी नींव को अच्छे से समझ लिया है। ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स एक साथ मिलकर कैसे शब्दों की वो अनंत और खूबसूरत दुनिया बनाते हैं जिसे हम हिंदी भाषा कहते हैं।